गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th में हिस्ट्री में इतिहास में चैप्टर 7 का अध्ययन करेंगे। 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नवीन स्थापित हम्पी, अर्थात एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। तो ये विजयनगर जो राज्य था, इसके बारे में जो इतिहासकार हैं उनका कहना ये था कि विजयनगर संसार में सबसे अधिक धन धान्य से संपन्न राज्य था। इसमें चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों के भंडार थे। बाजार तथा सड़कों पर अनगिनत बैल सामान से लदे रहते थे, मतलब सामान को लाते ले जाते रहते थे। किसमें? विजयनगर राज्य में। जी, किसने कहा? डोमिंग पेस, एक पुर्तगाली यात्री आया था उस समय भारत में 1300 से लेके लगभग 1400 से लेके 16वीं शताब्दी के बीच में जब वो यहाँ आया तो वो विजयनगर राज्य में उधर दक्षिण भारत में गया और उसने वहाँ पर जो चीज़ देखी उसके हिसाब से उसने विजयनगर राज्य का वर्णन करते हुए ये बात कही। उसी के साथ साथ एक अब्दुल रज़्ज़ाक ईरानी कूटनीतिज्ञ एवं जेवी पर्यटक थे, जो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक रहे। उन्होंने भी यहाँ पर जगह जगह जाकर पर्यटन के रूप में सब चीज़ें देखी। तो इन्होंने जब विजयनगर राज्य के बारे में लिखा तो इन्होंने कहा कि देश विजयनगर इतना अच्छा बसा हुआ है कि इसका चित्र प्रस्तुत करना असंभव है। राजा के कोष गृह में, जिसमें कि गड्ढे खुदे हुए थे, उनमें पिघला हुआ सोना भर दिया गया था, जिसकी ठोस शिलाएं बन गईं। देश के सभी उच्च एवं निम्न जातियों के निवासी, यहाँ तक कि बाजार के कारीगर भी कंठों, भुजाओं तथा अंगुलियों में जवाहरात तथा सोने के आभूषण पहनते थे। तो इस वर्णन से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि विजयनगर साम्राज्य उस समय भारत के एक स्वर्ण युग की तरह था। विजयनगर स्वर्णिम युग की तरह था। जैसे भारत में गुप्त काल में स्वर्ण युग कहा जाता है, वैसे ही विजयनगर राज्य का जो स्वर्णिम युग था उसको उन्होंने वर्णन किया है। विजयनगर राज्य इतना धन धान्य से भरपूर था। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में उस समय मुग़लों का शासन हो गया था। मोहम्मद तुगलक उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था। तो उत्तर भारत की दशाएं, राज्यों की दशाएं उतनी अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थितियां यहाँ की सब खराब थीं। लेकिन दक्षिण भारत का एक राज्य विजयनगर उस समय अपने स्वर्णिम युग में चल रहा था। वो राज्य था विजयनगर। विजयनगर की राज्य स्थापना जो हुई वो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा हुई। कुछ समय बाद पश्चात जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, उसने दक्षिण को जीतने के उद्देश्य से वहाँ अपनी सेना भेजी। इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। इनको मजबूरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवा दिया गया। कालांतर में विजयनगर राज्य में विद्रोह होने लगे तो तुगलक जो राजा था, दिल्ली की गद्दी पर शहंशाह थे, उन्होंने इन दोनों भाइयों को ही उस विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ भेजा? वापस विजयनगर भेजा। इन्होंने वहाँ जाकर विद्रोह को समाप्त भी किया और वहाँ के जो और धार्मिक संत वगैरह हुए उनसे प्रेरणा प्राप्त करके इन्होंने फिर से हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि विजयनगर जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत का उस समय सबसे प्रगतिशील, उन्नतशील और उसका स्वर्णिम युग चल रहा था। जैसा कि अब जैसे कौन से सन में? संगम राजवंश जो हुआ 1336 से 1486 के बीच में हुआ। पहला राजवंश था तो हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई थे, उनके पिता का जो वंश था संगम राजवंश, उसी के
ये दोनों भी 1336 से 1356 इस राज्य के प्रथम शासक हुए। उन्होंने पहले अपनी राजधानी अनोगोंदी थी, परंतु बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। हरिहर एक योग्य शासक था। उसने आसपास के जो जिले थे उनको जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया और अपने राजवंश को गौरवान्वित किया। उसके बाद वहाँ पर इनके 1356 में, जैसा कि आप मालूम है कि उसकी मृत्यु हो गई, हरिहर की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उसका भाई बुक्का 1356 से 1377 ईस्वी तक विजयनगर के सिंहासन पर आसीन हुआ या बैठा। लेकिन 1377 में बुक्का की मृत्यु, इसकी भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हरिहर का पुत्र द्वितीय विजयनगर, उसका पुत्र हरिहर द्वितीय विजयनगर के सिंहासन पर आसीन हुआ। ऐसे मतलब कुल मिला के ये लोग, इन्होंने पहले राज्य की स्थापना की विजयनगर की, फिर पहले हरिहर ने शासन किया। हरिहर की मृत्यु के बाद उसके भाई बुक्का ने शासन किया। ये संगम वंश के शासक, राजवंश के शासक थे। इनकी मृत्यु होने के पश्चात इनके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो कहने का तात्पर्य, संगम राजवंश आपका 1336 से 1486 ईस्वी तक चला। कौन सा राजवंश? संगम। फिर आता है सुलूभ राजवंश चला। सुलूभ राजवंश चला 1486 से 1502 के बीच में। इसमें इनका जो राजा था 1486 ईस्वी में नरसिंह सालोव ने विजयनगर में एक नए राजवंश की नींव डाली। बस केवल आपको ये याद रखना है, सालोव वंश का जो राजा था 1486 ईस्वी में नरसिंह सालोव ने विजयनगर राजवंश की नींव डाली, सालोव वंश की। इसने भी वहाँ पर शासन किया। फिर तुलुभ राजवंश 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक रहा। जब 1505 में वीर नरसिंह ने विजयनगर में नए राजवंश की नींव डाली थी, जो तुलुभ वंश के नाम से जाना जाता है। वीर नरसिंह ने जिस तरीके से शासन की सत्ता हासिल की थी, इसके परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध असंतोष फैल गया और संपूर्ण शासनकाल में आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण बहुत सक्रिय रहे। अपने 4 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत वह विद्रोह और आक्रमणों का सामना करता रहा और 1509 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? वीर नरसिंह की। अब आता है 1509 से 1529। ये भी कृष्णदेव राय, नाम याद रखना आप, कृष्णदेव राय विजयनगर के राजाओं में बहुत बड़े प्रतिष्ठित राजाओं में इनकी गिनती की जाती है। जब 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात विजयनगर के सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात उनका छोटा भाई, किसका? वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेव राय विजयनगर की गद्दी पर बैठा या सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने विजयनगर के सिंहासन पर आसीन होने के बाद उसने अनेक विद्रोहों को, सामंतों का दमन किया। तत्पश्चात उसने आसपास के बहमनी राज्य, उड़ीसा के राज्य, इनकी बढ़ती हुई शक्तियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसने अपने राज्य को चारों तरफ से सीमाओं से सुरक्षित बनाया और राज्य को एक जो होना चाहिए उस हिसाब से उन्होंने अपने राज्य को उन्नति की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर किया। किसने? कृष्णदेव राव ने 1509 से 1529 के बीच में। जैसा कि आप पेंसिल ले लो, इसमें सारांश वाले में देखो क्या लिखा है। 1500 कृष्णदेव राय 1509 में विजयनगर के राज सिंहासन पर बैठा। दूसरा, कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। उसका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का श्रेष्ठतम युग कहा जाता है।
अगर ये पूछा जाए कि विजयनगर राज्य का श्रेष्ठतम युग कौन सा था, तो आप कह सकते हैं कि कृष्णदेव राय के शासन के समय विजयनगर राज्य का उत्कृष्ट समय था, जो 1509 से लेकर 1529 तक था। उसने आसपास के बहुत से राजाओं को पराजित किया, बीजापुर के सुल्तान को भी पराजित किया। कृष्णदेव राव ने अपने शासनकाल में केंद्रीय शक्ति, जो शासन की केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ बनाया तथा प्रांतीय नायकों और अधिकारियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। जो उसके प्रांतीय अधिकारी थे या नायक थे, उन पर कठोरता से अपना नियंत्रण स्थापित किया। किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने राज्य व्यवस्था में तेलुगु भाषा नामक ग्रंथ की रचना की। तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? कृष्णदेव राय ने। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। इसके अतिरिक्त 2 संस्कृत काव्य ग्रंथों की भी उसने रचना की थी। कृष्णदेव राय अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की उसने अपनी माँ की याद में, और उसने सहस्त्र स्तंभों वाले मंडपों और गोपुरमों का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की 1529 में मृत्यु हो गई। तो ये शासनकाल था कृष्णदेव राय का, जिसके समय में विजयनगर साम्राज्य अपने उन्नति और प्रगति के चरम शिखर पर था। अब विजयनगर राज्य का पतन। जैसे ही कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई, इसके पश्चात जो उत्तराधिकारी इनके बैठे, उनका भाई अच्युत राय विजयनगर के सिंहासन पर आसीन हुआ, और उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा सदाशिव राय विजयनगर के सिंहासन पर आसीन हुआ। ये दोनों ही उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए, विजयनगर साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। इस कारण से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। किसी भी राज्य की श्रेष्ठता, उन्नति, प्रगति उसके राजा की शौर्यता पर, उसके बुद्धि विवेक पर, उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। जब तक कृष्णदेव राय विजयनगर के सम्राट रहे, तब तक विजयनगर ने प्रगति और उन्नति के चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। उनके बाद उनके जो उत्तराधिकारी बैठे, वो राज्य के शासन को भली भांति नहीं चला सके। अंततः विजयनगर राज्य का पतन हो गया। ठीक है। अब आपको आगे बताते हैं हम्पी। ये विश्व पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित की गई ऐतिहासिक स्थल है, जिसे विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है हम्पी को। ये भी दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य के समीप थी। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, जब आप लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के संबंध में आपने पढ़ा था, तो पुरातत्वविदों ने जो चीज़ें वहाँ पर ज़मीन के अंदर पाई थी, उसके हिसाब से ये बताया था कि उस समय भारतीय समाज भी बहुत उन्नत किस्म का था। उनको खेती करते थे, व्यापार करते थे, अच्छे अच्छे कारीगर थे, अच्छे अच्छे चित्रकार थे। ये सब चीज़ें अपन ने किस में पढ़ी थी? मोहनजोदड़ो में। वही चीज़ें अब आपको हम्पी नामक जो स्थान है, जिसको विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है, उसके संबंध में, हम्पी की खोज के संबंध में मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जिनको आप नोट करते जाना। हम्पी के जो खुदाई में पुरातत्वविदों को हम्पी के जो भग्नावशेष मिले, खुदाई में पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिले, उनको लाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1800 ईस्वी में एक अभियंता एवं पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जो अभियंता था, मतलब इंजीनियर भी था, एक पुरातत्वविद भी था, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी की भग्नावशेष को प्रकाश में लाने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया 1800 ईस्वी में। कर्नल मैकेंजी के द्वारा प्राप्त प्रारंभिक जानकारियों में
विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिरों के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव से संबंधित माना जाता है और पंपा देवी पार्वती मैया से संबंधित मानी जाती है। तो मंदिर के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। मंदिर में जो पुरोहित रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके द्वारा कुछ स्मृतियाँ ऐसी छोड़ी गई। तो कर्नल मैकन जी को जो प्रारंभिक जानकारी मिली वो पुरोहितों द्वारा स्मृतियों पर आधारित थी। हम्पी खोज में अभिलेखकर्ताओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। अभिलेख मतलब किसी चीज़ को लिखने वाले। अभिलेख कहते हैं ना अपन, कौन सा अभिलेख है ये, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, हिंदी का रूपांतरण है ये अभिलेख। अभिलेख इंग्लिश में अपन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, उसका हिंदी रूपांतरण होता है अभिलेख। हम्पी की जो खोज हुई थी उसमें अभिलेखों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1836 ईस्वी से यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से दर्जनों अभिलेखों का संग्रह करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत जो अभिलेख थे उनका संग्रह करना शुरू किया। 1876 में J.M. फिलीट ने पुरातत्व स्थल के मंदिरों की दीवारों के अभिलेखों का प्रारंभिक अभिलेखन करना प्रारंभ किया। 1902 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ के भग्नावशेषों का संरक्षण का कार्य आरंभ हुआ। 1986 में यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो हम्पी के बारे में जी हमारी आपकी जानकारी है। जो एक नगर था वहाँ पर जिसको विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इसमें 1800 से इसकी खोज करना प्रारंभ हुआ। कर्नल जो अभियंता और कर्नल पुरातत्वविद भी थे, कर्नल कॉलिन मैकंजी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अब विजयनगर राज्य की राजधानी और उसके परिवेश क्या हैं। भाई किसी भी राज्य की राजधानी के आसपास किस तरह की राजधानी है, जैसे अपन ने उसमें भी पढ़ा था मगध में इस तरह से भग्नावशेष वगैरह के बारे में, धार्मिक, उनके आध्यात्मिक और सैनिक, हर तरह की जो चीज़ें मिली अपने को, उसी तरीके से ये विजयनगर साम्राज्य की बारे में अपने को बताया गया है। जैसे विजयनगर राजधानी और उसके प्रदेश मध्यकाल की अधिकांश राजधानियों की भांति ही विजयनगर की संरचना में भी विशिष्ट भौतिक रूपरेखा दृष्टिगोचर होती है। कौन सी होती है? विशिष्ट रूपरेखा इसकी भौतिक संरचना में। भौतिक संरचना जो नगर जिस तरह से बसाया गया था उसको भौतिक संरचना कहा जाता है। जो फारस के राजदूत थे अब्दुल रज़्ज़ाक़ का मानना था, अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने आपने शुरुआत में एक डेफिनेशन दी है, उन्होंने बताया है विजयनगर के बारे में। क्या बताया है? मैंने आपको पढ़ के भी बताया था कि विजयनगर इतना अच्छा बसा हुआ था कि उसका चित्र प्रस्तुत करना असंभव है, ये कहा था। ये ईरानी कूटनीतिज्ञ और पर्यटक था अब्दुल रज़्ज़ाक़। राजा के कोष में गड्ढे खुदे हुए थे जिनमें सोना भरा जाता था, सोने की शिलाएँ मिलती थी और विजयनगर की सड़कों पर गाड़ियों से आवागमन से माल लदा हुआ लाते ले जाते हुए लोग बाग दिखते थे। और उस समय भारतीय समाज में, विजयनगर समाज में निम्न और उच्च जाति दोनों ही वर्ग के लोगों को, यहाँ तक कि बाजार के जो कारीगर होते थे वो भी गले में कंठी, भुजाओं तथा अंगुलियों में जवाहरात तथा सोने के आभूषण पहनते थे। जी अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने शुरू में कहा है इस बात को। तो यहाँ पर जो फ्रांस के राजदूत थे अब्दुल रज़्ज़ाक़, उनका मानना था कि उसने दुनिया में जितने भी नगरों को देखा था अथवा जितने भी नगरों के बारे में सुना था उनमें से विजयनगर सबसे अधिक शानदार नगरी थी। यह शानदार नगरों में से एक नगर था। उसने जितना सुना देखा उनमें सबसे शानदार नगरी उसको विजयनगर लगी थी। अब जैसे विजयनगर में जल आपूर्ति या जल की व्यवस्था कैसी थी। विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, यहाँ तुंगभद्रा नदी है ये,
जो विजयनगर राज्य में थी, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता, विजयनगर की जो भौगोलिक विशेषता थी वह यह थी कि तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जलकुंड था। यहाँ तुंगभद्रा नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती थी। इसके आसपास का दृश्य सुंदर ग्रेनाइट की पहाड़ियों से आच्छादित था। मतलब आसपास का जो एरिया था वो ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ चारों तरफ थी, उसमें जो शहर को चारों ओर से करधनी के समान घेरे हुए प्रतीत होती थी। पहाड़ियाँ जो थी चारों तरफ से ऐसी थी ग्रेनाइट की, जो पूरे विजयनगर राज्य को घेरे हुए से प्रतीत होती थी। विजयनगर में जल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पहाड़ों से निकलने वाली लगभग सभी धाराओं को साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौजों अर्थात जलाशयों का निर्माण किया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि विजयनगर राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उसमें जल के सुचारू रूप से सभी लोगों तक सुलभ हो, उसके लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी। और तुंगभद्रा नदी थी, उसके आसपास के नदी ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया। उसी नदी से आसपास से जो झरने आते थे या पानी निकलता था, उनसे उन्होंने बांध बनाए। उन बांध के द्वारा जगह जगह पर उन्होंने पूरे शहर की जलापूर्ति को सुनिश्चित किया। अब किलेबंदी, सड़कें, किलेबंदी, कृषि क्षेत्र कैसे थे, ये नीचे दिया हुआ है। 15वीं शताब्दी में फारस के जो शासक ने अब्दुल रज़्ज़ाक को एक राजदूत के रूप में कालीकट आधुनिक कोझीकट में भेजा था। यह राजदूत यहाँ की किलेबंदी को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ था। किलेबंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें केवल शहर की ही नहीं अपितु कृषि क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था। मतलब इतना बड़ा किले का एरिया बनाया गया था कि उसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र भी था और जंगलों को भी सम्मिलित किया गया था। किलेबंदी बस्ती में प्रवेश करने के लिए पूर्णतः सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाए गए थे। ये प्रवेश द्वार स्थापत्य कला के विशिष्ट नमूने थे। शहर के अंदर आने जाने के लिए और वहाँ से बाहर निकलने के लिए सड़कों का निर्माण भी कराया गया था। ठीक है जी, तो किलेबंदी हो गई चारों तरफ से उसकी राज्य की, विजयनगर राज्य की। अब शहरी केंद्र, अंदर का जो विजयनगर राज्य था, जहाँ शहर था, उसकी क्या स्थिति थी। विजयनगर के शहरी केंद्रों में सामान्य लोगों के आवासों के पुरातत्विक साक्ष्य अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुए हैं। मतलब जो सामान्य लोग रहते थे साधारण घरों में, उसके साक्ष्य तो कम प्राप्त हुए हैं, लेकिन प्राप्त विवरणों से ये ज्ञात होता है कि विजयनगर के शहरी केंद्र में सामान्य लोग छप्पर वाले घरों में निवास करते थे। किस कौन से घरों में? छप्पर वाले घरों में। जैसे आपने गांव में देखा होगा घास फूस की जो कुटिया बनाई जाती है या छप्पर से बनाई जाती है रहने के लिए भवन, उस तरह के यहाँ पर भवन सामान्य लोगों के लिए प्राप्त हुए। अब शाही लोगों के लिए क्या था शाही केंद्र? विजयनगर का शाही केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। यदि इसे शाही केंद्र नाम दिया जाता है, लेकिन इसमें 60 से अधिक मंदिर भी थे। शाही केंद्र में क्या था? 60 से अधिक मंदिर भी बने हुए थे। तो ये विजयनगर राज्य के अंदर का उन्होंने इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने जो सामान मिला पुरातत्व में, खुदाई में, उसके द्वारा उस जगह का वर्णन किया गया। अब उसमें क्या रहता है शाही केंद्र में? जैसे महानवमी, डिब्बा, संबंध अनुष्ठान, ये देखो चैप्टर सारांश में। शाही केंद्र के अंतर्गत शाही केंद्र के अंत क्षेत्र में प्राप्त सबसे विशाल संरचना राजा का भवन है। इस संरचना में 2 सर्वशक्तिशाली प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा के नाम से जाना जाता है। अब जैसे राजभवन है, राजभवन में इनको क्या मिला? 2 सर्वाधिक प्रभावशाली मंच मिले, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। महानवमी डिब्बा का निर्माण शहर के सबसे ऊंचे स्थान में से एक पर किया गया था।
शहर का जो सबसे ऊपर का स्थान था पहाड़ी पर, जहाँ भी उस जगह पर इस महानवमी डिब्बा का निर्माण किया गया था। इस संरचना से जुड़ा एक वार्षिक राजकीय अनुष्ठान होता था जो सितंबर या अक्टूबर के माह के मध्य में आयोजित किया जाता था। यह प्रोग्राम 10 दिन तक चलता था। इसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। महानवमी, जैसे आप अपने यहाँ भी आज भी आप देखते हैं कि माताएं जब बैठती हैं तो सितंबर से अक्टूबर के मध्य में ही ज़्यादातर बैठती हैं। वो 9 दिन का जो प्रोग्राम चलता है उसको अपन नवमी कहते हैं। उसी तरीके से ये भी वही राजकीय अनुष्ठान था जो 9 दिन तक चलता था, जिसे महानवमी के नाम से जाना जाता है। शाही केंद्र में स्थित भवन, अन्य भवन कैसे थे? शाही केंद्र में सर्वाधिक सुंदर महलों में से एक कमल महल था, लोटस महल, जिसको यह अंग्रेजियों ने 19वीं शताब्दी, यह जो नाम दिया वो अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में दिया। कमल महल नाम क्या था इसका? कमल महल, जिसे अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में लोटस महल नाम दिया इसका। हजार राम मंदिर शाही केंद्र में स्थित मंदिरों में अत्यंत आकर्षक मंदिर था। कौन सा मंदिर? पेंसिल से नोट करते जाओ उसको। हजार राम मंदिर, हजार राम मंदिर। इसका उपयोग संभवतः राजा और राजपरिवार के लोग ही किया करते थे, इस मंदिर का प्रयोग। शाही केंद्र में कमल महल के नज़दीक ही हाथियों का अस्तबल स्थित था, जो इंडो इस्लामी स्थापित कला का महत्वपूर्ण नमूना था। जैसे जो राजा के शाही महल थे, इसके नज़दीक ही हाथियों का अस्तबल बनाया गया था, क्योंकि इस हाथी की सवारी अमूमन राजा के द्वारा ही की जाती थी। तो जो हाथियों के लिए अस्तबल बनाया गया था वो इंडो इस्लामी स्थापत्य कला का सबसे बेजोड़ नमूना था। अब इसमें विजयनगर राज्य में धार्मिक केंद्र कैसे थे? गोपुरम और मंडपम, जो अभी अपन ने पिछले उसमें चर्चा की। मंदिर स्थापित से संबंधित अनेक विशाल संरचनाएं प्रकाश में आई हैं। जो परिधि थी विजयनगर साम्राज्य के अंदर राजधानी की, उसके अंतर्गत बताया उन्होंने 60 किलोमीटर के अंतर्गत, 60 कितने किलोमीटर में अभी बताया था अपन ने? मंदिर के अंदर जो विजयनगर राज था 60 मंदिर मिले हैं। मंदिर के बारे में बता रहे, तो जो मंदिर मिले हैं इन्हें संरचनाओं में राय गोपुरम अथवा राज की प्रवेश द्वार उल्लेखनीय थे, जो राज्य सत्ता के प्रतीक थे। ये गोपुरम स्थापित कला के विशिष्ट नमूने थे। गोपुरम और मंडपम। अब विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष क्या? भगवान शंकर से संबंधित है। अभिलेखों के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि विरूपाक्ष मंदिर 9वीं या 10वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसका काफ़ी विस्तार किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बने मंडप का निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने अपने राज्य धोरण के उपलक्ष्य में करवाया था। जब कृष्णदेव राय विजयनगर का राजा बन गया तो उसने अपने राज्य धोरण के समय इस मंदिर के मंडपों का निर्माण करवाया और इसका काफ़ी विस्तार किया। इस मंदिर के पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी कृष्णदेव राय द्वारा ही करवाया गया था। अब इसी के अंतर्गत आता है विट्ठल मंदिर। यहाँ का दूसरा प्रमुख देव स्थल विट्ठल मंदिर है। इस मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल है। विट्ठल भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप है। विट्ठल को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के ही रूप है, राम भगवान भी विष्णु भगवान के ही रूप हैं। इस तरह कुछ क्षेत्र में, जैसे आप तिरुपति बालाजी जाएंगे तो वहाँ पर जो भगवान हैं वो भगवान विष्णु भगवान का ही वो भी एक रूप है। कांचीपुरम में केरल में भी भगवान शेष सैया पे लेटे हुए हैं। पूरी जो उनकी वो मूर्ति बनी हुई है तो वो लेटे हुए बनी हुई है, पूरी सोने की बनी हुई है, क्षीर सागर की, तो वो भी विष्णु भगवान की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ विट्ठल मंदिर, यहाँ का ये दूसरा प्रमुख देव स्थल विट्ठल मंदिर है। इस मंदिर में के प्रमुख देवता विट्ठल हैं। विट्ठल को भगवान विष्णु का रूप ही माना जाता है।
अब विजयनगर की देन क्या है? विजयनगर साम्राज्य का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है या महत्वपूर्ण योगदान है। इसका महत्व इस तथ्य में निहित होता है कि उसने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म, सभ्यता और समाज को एक लंबे समय तक सुरक्षित एवं पल्लवित होने देने में सफलता प्रदान कराई। विजयनगर साम्राज्य की देन को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे आर्थिक संपन्नता, जैसा कि उन लेखक जो फारसी आए थे, आर्थिक संपन्नता वो बताते हैं कि साधारण से साधारण निम्न जाति के लोग, गरीब लोग भी बाजूबंद, गले में हार, हीरे जवाहरात सोने के पहनते थे। तो सोचो वो राज्य कितना धन धान्य से परिपूर्ण होगा। तो मतलब पहला आर्थिक संपन्नता। दूसरी धार्मिक सहिष्णुता। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत इतने मंदिर मिले, इन मंदिरों से जो भगवानों की इष्ट भगवान थे, विष्णु भगवान या और भगवानों की जो मंदिर मिले, उनमें पूजा पाठ की जो पद्धतियाँ थी, उससे ये पता चलता है कि विजयनगर राज्य में धार्मिक पूजा बहुत बड़ी मात्रा में की जाती थी। हिंदू देवी देवताओं की बहुत सभ्यता और समाज में लंबे समय तक उनको पूजा गया, माना गया। तो इसलिए धार्मिक सहिष्णुता भी थी। कहने का तात्पर्य वहाँ पर उतना मुसलमानों का या इस्लामिक साम्राज्यों का प्रभाव इस राज्य पर नहीं पड़ा था। हिंदू जो थे वो बड़े मन से अपने इष्ट को पूजा पाठ किया करते थे, और जो थोड़े बहुत और लोग थे इस्लाम के, उनके साथ भी मैत्री का वातावरण वहाँ पर रहा। कला के क्षेत्र में देन। अब कला के क्षेत्र में जब जगह जगह इतने सुंदर मंदिर मिले, स्थापित कला के बेजोड़ नमूने मिले, तो ये वहाँ के राजा कृष्णदेव राय के द्वारा जो बड़े बड़े मंदिर स्थापित किए गए, स्तंभ स्थापित किए गए, तो वो वहाँ की कला को उन्नतशील बनाने का एक उदाहरण है। शिक्षा तथा साहित्य में योगदान। शिक्षा और साहित्य का तात्पर्य जो अभिलेख प्राप्त हुए वहाँ के पुजारियों से या बाकी के और लोगों से, तो अभिलेखों का तात्पर्य होता है कोई चीज़ का डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। तो दस्तावेज जब अच्छे अच्छे आपको मिल रहे हैं पुरातत्वविदों को, तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस राज्य की या उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बहुत उन्नत स्थिति पर होगी, और वो थी क्योंकि राजा कृष्णदेव राय ने, जैसा कि मैंने बताया, तेलुगु भाषा में एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया था, और उसने संस्कृत में भी अनेक ग्रंथ, 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तो इससे ये बिल्कुल तात्पर्य हो जाता है कि वहाँ की शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी विजयनगर राज्य का भारत को बहुत बड़ी देन है। तो इन 4-5 पॉइंटों से अपन ये साबित कर सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य ने भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये आपका नवीन स्थापित हम्पी राज्य हुआ। अब आगे के चैप्टर आपका जो आ रहा है वो आ रहा है कृषि संबंध, कृषक समाज, मुगल साम्राज्य में। मुगलों का जो शासन था 16वीं से और 17वीं सदी के बीच में, उस समय भारत की कृषक संबंधी या कृषक समाज की क्या स्थिति थी, कृषि की क्या स्थिति थी, उसको अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक का ये हुआ। आप इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह करें, फिल इन द ब्लैंक्स करें, और जो आपको चीज़ समझ में ना आती जाए उन पे आप टिक लगा लेना, और विद्यालय में आकर मुझसे 12 बजे के बाद कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके।